नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। जयपुर में एक अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाले बिजनेसमैन भारत कुमार सैनी की पत्नी ने रविवार को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। जयपुर में हुई एक दुखद घटना के बाद बिजनेसमैन भारत कुमार सैनी की पत्नी वर्षा सैनी ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मिलकर मामले की जांच और न्याय की मांग की है। वर्षा सैनी का आरोप है कि उनके पति को आरएएस अधिकारी मुक्ता राव से 39,60,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से एग्रीमेंट कराए गए हैं। उनके ससुर के साइन करवा लिए गए, जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी और वे उस समय परेशान थे। वर्षा सैनी ने कहा कि जो पैसा आरएएस अधिकारी ने दिया वह उनके पति की मेहनत का था। मंत्री से मुलाकात के दौरान वर्षा के साथ उनके देवर अमित कुमार और ससुर भानु प्रताप भी मौजूद थे। अमित कुमार ने कहा कि उनका केवल एक उद्देश्य है और वह है अपने भाई को न्याय दिलवाना। मैं विनायका थाने पे भी गया था, बोले हम कर रहे हैं, तो उन्होंने जांच है जो बोले जांच कर रही है, वो नक्शा बना रहे हैं, बिल्डिंग पे गए हैं। तो वहाँ पर 18 तारीख की कोई भी डिटेल नहीं निकली है। बोले आया ही नहीं 18, तो साहब घर से हमको बोल के गया था, आपकी पत्नी को बोल के गया था, मेरे को बोल के गया था, आपकी माँ को बोल के गया था और पत्नी को तो ये भी बोल के गया था। बोले तेरे गहने आज छुटवा दूंगा मैं, मेरे को पेमेंट हो जाएगा। तो मुक्ता राव के पैसे लेने के लिए गया और वो बोल रही मेरे यहाँ आए नहीं। तो ऐसा कुछ जान के कौन करना चाहेगा? बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी उसकी बिल्डिंग के नीचे, जो रिकॉर्डिंग और उसमें सुसाइड नोट में लिखा है मेरी रिकॉर्डिंग आएगी, लेकिन वो उसने डिलीट कर दे। तो यहीं से जांच प्रभावित होती जा रही है। अब पुलिस क्या कह रही है? मतलब आप मिले तो पुलिस वो कह रही है जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? 18 तारीख को हुआ था, आज 11 हो गई। 1 महीना होने वाला और 7 दिन कम है। तो मंत्री जी से आज आप मिले? मंत्री जी से हमें बहुत उम्मीद है, मंत्री जी हमको न्याय दिलवा सकते हैं। मंत्री जी से हमारे लिए भगवान का दर्जा दे रहा हूँ इनको, ये हमको न्याय दिला सकते हैं। बाकी राजस्थान में कोई भी नहीं है। एक मौत तो होगी, कई मौतें और होंगी। ये इतना जालसाजी से चल रही है। मेरे बेटे को इतना जाल में फंसाया, 18 से 1200 रुपए का एग्रीमेंट बनवाया था। उसके बाद में वो ढाका जी बोलते बोले एग्रीमेंट के हिसाब से काम करना, मैडम बोलते पैसे की चिंता मत करना। उसको इतना जाल में फंसा लिया, ढाका जी को मत बोलना, पैसे मत बोलना, उसको जाल में ऐसा फंसा के 2200 रुपए स्क्वायर फीट का काम करवा लिया उससे। और आखिरी में काम करवाने के बाद बोलते तेरा पैसा ही नहीं निकलता। तो 17 तारीख को उसने सुसाइड नोट लिखा और 18 को गया उसके घर, बोले मैडम मेरा पैसा दे दो आप। 18 के बाद में 11:20 पे मेरे बेटे के पास में फोन आया, बोले बेटा मैं जा रहा हूँ, बेटा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में तो कूद ही गया। अब क्या पता कूदा है कि धक्का दिया, वो भी हम नहीं जानते कि हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। बाकी ये जो मेरा बेटा है उसको पूरी डिटेल का मालूम है। कोई अपने हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं बेचा है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए है। मेरे हस्बैंड ने लास्ट वर्ड उनके लेटर में भी लिखा है कि मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और रही बात वो 41 लाख की, तो वो मैंने राजीनामा नहीं किया है। वो मेरे हस्बैंड की दिन रात खून पसीने की मेहनत की कमाई है, जो मेरे हस्बैंड ने मरने के बाद मिली है, जो कि वो पहले मिलना थी सर। जो कि वो 41 लाख मरने के बाद दिया है, वो पहले देना था उसको। वो तो मेरे हस्बैंड उसको 9 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख को भी गए मिलने, 18 तारीख को भी गए। और मैडम ने सबसे बड़ी गलती ये करा है, कानूनी कार्रवाई के साथ छेड़छाड़ किया। वो कानून में रहते हुए ऐसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। 18 तारीख को मेरे हस्बैंड उसके घर गए हैं, उन्होंने वो पूरी फुटेज डिलीट कर दिया है। 18 तारीख की फुटेज नहीं दे रही है। FIR दर्ज कराई थी मैंने सर। अच्छा, उस पे क्या कार्रवाई हुई है? उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कोई आगे जांच ही नहीं ले, अभी तक मेरे बयान ही नहीं लिए हैं। मेरे बयान ही नहीं हुए अभी मेरे। तो आज आप मंत्री जी हैं किरोड़ी लाल जी से मिलने आए हो, क्या मैं सर से रिक्वेस्ट करने आई हूँ, सर मुझे इंसाफ दिला दिए, मुझे मेरे पति के वो इंसाफ दिलवाना है। नहीं तो जिस बिल्डिंग से वो कूदे हैं 90 दिन का इंतजार कर रही हूँ सर, मैं भी उसी बिल्डिंग से कूद दूंगी, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, कहीं से भी करूंगी, लेकिन मैं आत्महत्या करूंगी। मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ न्याय दिलाना चाहती हूँ। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुझे आश्वासन दिया है सर। यार तो मुख्यमंत्री जी से मिलाइए, कोई मुकदमा में तो कार्रवाई। मेरे हस्बैंड को न्याय चाहिए, न्याय दिलाओ। वो अपनी मेहनत का पैसा मांग के गए थे। उसे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कौन से थाने की बात है? विनायका थाने की। क्या था इंचार्ज ने उनसे बात हुई?
विनोद वर्मा जी। विनोद वर्मा जी हैं सर, उन्होंने अभी मेरे कोई बात नहीं हुई है मेरे से। सिर्फ मैं अपने पीआर चली गई थी दिल्ली छुटवाने के लिए, अब आई हूँ सर, और अभी तक मेरे कोई बयान नहीं हुए हैं, मुझे बुलाया नहीं गया, ना मेरे घर पे बयान लेने आए हैं। आपने भी तो थाने में जाके कहा होगा ना क्या कार्रवाई कर रही है इसमें, हमने जो एफआईआर दर्ज करवाई है। सर मेरे पापा जी गए थे, क्या पापा जी गए, लेकिन कोई मिलने को तैयार ही नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मुक्ता राव का इतना डंका बज रहा है सर, उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले भी धमकी दिया था। तो भाई साथ में ही काम करते थे। वहाँ पर मुक्ता राव मैडम ने मेरे सामने कई बार उन्होंने कहा कि आप बोले, आप भगत जी बोले, आप काम की टेंशन मत लो, पैसे की टेंशन मत लो, आप काम अच्छा करके दो मुझे, काम 1 रुपए की जगह 10 रुपए लगे तो भी आप बेफिक्र रहो, मैं पैसा आपको पूरा दूंगी। हमारे सामने मैडम ने हमारे वर्करों के सामने कई बार कहा, और हम काम बहुत अच्छा कर रहे थे। जो काम नहीं करने वाला था वो काम भी मैडम ने मुझसे भी करवाया कि अमित भैया बोले आप टेंशन मत लेना, आप भैया को बोलते जाना, बोले सब काम हो जाएगा, पेमेंट बोले देंगे। बस ये कि ढाका जी को मालूम नहीं पड़े, बस ढाका जी को मालूम नहीं पड़े, बस उनके 2 शब्द रहते थे, पेमेंट की चिंता मत करना, ढाका जी को मालूम नहीं पड़े। ढाका जी उनके हस्बैंड है, विजय ढाका, जो उनके हस्बैंड है। तो अब ये काम करते गया, मैं भी करते गया था वहाँ काम। 13 तारीख 14 तारीख को मैडम ने मुहूर्त निकाला था, पहले निकाला था 8 या 9 तारीख का, और फिर उसके बाद में 14 तारीख का मुहूर्त निकाला उन्होंने। तो 13 तारीख को मैंने भैया से कहा भी कि मैंने भैया मुहूर्त करवाने की जगह पहले हिसाब करवा लो। तो भैया ने कहा, वो भैया बातचीत करने गए भी थे, मैडम ने बोला एक बार मुहूर्त हो जाए उसके बाद में बोले मैं हिसाब कर दूंगी। तो 14 तारीख को भी मैडम ने मुहूर्त हमने करवा दिया। मैडम के हम खाना खा के, हमको जो फोन लगा पे बोले आओ खाना खाओ, हमने खाना भी खाया। फिर हमने कहा कि 15 तारीख को मैंने भैया हिसाब करवाने चलते हैं। तो भैया ने कहा कि बोले अब अभी मेहमान होंगे तो थोड़ा सा इज्जत का ध्यान रखते हो, बोले अपन आज नहीं चलते, 16 तारीख को चलेंगे। तो मैं ठीक है भैया 16 तारीख को चले जाना। फिर भैया 16 तारीख को गया तो मैडम बहुत थकी आगे आई थी, तो बोले अब एक काम करो 17 तारीख को बोले कल छुट्टी है, तो बोले 17 तारीख को बोले आ जाना। तो बोले 7 बजे, 17 तारीख को 7 बजे गए तो आधे घंटे में भैया वहां से वापिस नीचे आ गया। मैंने भैया बड़े जल्दी आ गया तू, शाम को 7 बजे। तो मैंने बोले, मैडम ने बोले कल 11 बजे बुलाया है। तो मैंने ठीक है कल 11 बजे बुलाया। तो मैंने क्या बोले पेमेंट देने के लिए बुलाया होगा। कल 18 तारीख को 11 बजे भैया वहां गया, और 10:30 बजे समथिंग सारे सबके पास में मैसेज आया कि 11:30 बजे सब आ जाना। मेरे पास भी ऐसा मैसेज आया, मैंने ठीक है पेमेंट के लिए मैसेज आया था। फिर उसके बाद में 11:15 बजे समथिंग 11:14 पे तो भैया का मेरे पास कॉल आ गया। तो मैंने भैया मेरे से पूछता बेटा कहाँ है तू। मैंने भैया चाय पी रहा हूँ, 11 बज गई, चाय पर टाइम हो रहा है। तो बोले बेटा बोले तेरे भाभी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। मैंने भैया ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, तो ध्यान रखना मैंने। तो बोले मैं यहाँ ऊपर हूँ, मुक्ता राव मैडम ने ये कहे। बोले इसके बाद बोले मैं भैया मैं दौड़ के आ रहा हूँ, मैं रुक जा, तू 2 मिनट रुक जा मेरे पास में। ऐसी बात करते करते मैं 10वें माले से नीचे आया, फिर उसके बाद में 14 माले वापस ऊपर गया और जाके डायरेक्ट मैडम के घर में घुसा। वो मैडम से मैंने पूछा मैडम भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। तो बोले भैया मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो फिर मेरी एक लेबर ऊपर गई, तो इसमें ऊपर का गेट खुला हुआ था। फिर हम मैडम, मैं और मेरा एक लेबर, हम तीनों जने ऊपर गए। मैं भैया भैया चिल्ला रहा, सब दूर टेरेस के ऊपर। भैया कहीं नहीं दिखा। तो मैंने थोड़ा सा नीचे झाँक के देखा, तो वहाँ नीचे भैया मुझे गिरा हुआ दिखा। कपड़े मैंने पहचान लिए थे भैया कि मैडम, मैं और मेरा लेबर, हम तीनों जने वापस लिफ्ट में बैठ के वापस नीचे गए। तो भैया को वहाँ से नीचे से उठाया, एक कार के अंदर से लेके बालाजी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से डेथ वहीं हो गई। हाँ सर, इतना तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं भी होश में नहीं था। वहाँ जाके मैंने वहाँ एडमिट करवाया तो मैडम मेरा वीडियो बनाने लग गई कि बोले अमित भैया बोले क्या, बोले घर में बीवी से झगड़े हुए थे क्या, बच्चों से झगड़े हुए थे क्या, किससे झगड़े हुए थे। जो भगत जी ने बोले मेरे यहाँ आके कूद के आत्महत्या कर ली। मैंने मैडम मेरे यहाँ किसी के यहाँ झगड़े, हमारे घर में परिवार में झगड़े होते ही नहीं है। मैंने जो भी आपने पैसा नहीं दिया उसके कारण मेरे भाई ने ये कदम उठाया है। पैसा फिर कब दिया, कैसे दिया, कैश दिया कि चेक दिया, कैसे? कैश दिया था पैसा। कैसे दिया, कब दिया? 19 तारीख की सुबह 4 या 5 बजे समथिंग। वहीं दिया, घर आके दिया? नहीं वहीं हॉस्पिटल में ही दिया। अपने कौन सा हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल में। और मैं मेरी भाभी को बताया नहीं था। मैंने मेरी माँ को, मेरी भाभी को, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को, हमने किसी को इनको नहीं बताया था कि भैया को ऐसा कुछ हो चुका है। क्योंकि भाभी को, बहन को, मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल था मेरा, क्योंकि हम घर में कोई नहीं था, सिर्फ पिताजी, मैं और मेरा भाई, हम 3 ही जने थे। तो भैया तो जा चुका था, पापा जी हॉस्पिटल में, तो मैं परिवार को घर पे संभाल रहा था।